अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ महाए दरख्शा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 44 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। गुज़िश्ता रात ज़ैन और गुलबानो भी पिंडी से आ गए थे। अगले दिन सब खरीदारी के लिए बाहर निकल गए थे। गो के अमूमन उनके यहाँ ये काम घर बैठे ही हो जाता था, मगर लड़कियों की जिद के आगे हार मानना पड़ी। तादाद में इतने अफराद की हवेली से आगे पीछे 4-5 ऊंची गाड़ियां निकली। सबकी जिम्मेदारी शेरदिल, जहां आलम और ज़ैन ने उठाई थी। अलमीरा ईशल के हमरा पलवशा और अदीना के साथ रही थी। शेरदिल का ज़्यादा ध्यान भी उन्हीं ख्वातीन की तरफ था जिन्हें कुछ पसंद ही न आता था। 1.5 घंटे बाद भी उन्हें खाली हाथ देखा तो ठंडी आह भर कर रह गया। आपका समझ में आता है कि खान की सोबत में नाक ऊंची हो गई है, मगर खाला आप तो ऐसे ना करें, कुछ तो पसंद कर लें। चेहरे पर बेचारगी उतर आई थी। गांव संभालने से ज्यादा मुश्किल काम ख्वातीन के साथ खरीदारी करना था। मेरी नाक ऊंची होती तो इन दोनों को तो कुछ पसंद आता। तुम हमें गलत जगह लाए हो, यहाँ कुछ ढंग का नहीं है। वो सुलग गई। अलमीरा, ये वाला देखो कैसा लग रहा है। इसी असना में पलवशा ने ताई तलब निगाहों से उसे देखते हुए एक जोड़ा उसे दिखाया। पलवशा की आंखों में तहसीन थी, जबकि अलमीरा ने सर नफी में हिला दिया। मुझे पसंद आया है, मैं ले रही हूँ। पलवशा ने जोड़ा ले लिया। देखें, मसला आप में है अलमीरा खानम। बात दुरुस्त निकलने पर शेरदिल ने गर्दन अकड़ाई। अलमीरा मुंह बसोर कर रह गई। भूख लगी है मुझे, यहाँ फूड कोर्ट है? मुंह फुलाए पूछा। पहले कुछ खरीद लें, मेरी शुगर लो हुई तो खाना डांटेंगे तुम्हें। अब के अदीना को एक जोड़ा पसंद आया। अलमीरा से पूछने के लिए गर्दन घुमाई तो वो शेरदिल और ईशल समेत गायब थी। अदीना सर झटकते हुए पलवशा से मशवरा करने लगी। वो तीनों फूड कोर्ट से खा पी कर निकले तो अदीना और पलवशा उसी तरफ आती हुई दिखाई दी। दोनों ने सिर्फ कॉफी पर इक्तफा किया था, जबकि अलमीरा ने उन्हें अकेला ना करते हुए लगे हाथों एक और कॉफी पकड़ ली थी। तुम्हें पता है, दरख ने और गुले लेला ने नोज पियर्सिंग करवाई है। मेरा भी मूड बन रहा है, तुम करवाओगी? पलवशा की बात पर उसने सोचने के लिए कुछ वक्त लिया। सवालिया नजरों से अदीना को देखा तो वो कंधे उचका गई। अलमीरा, आप भी करवाएं, ममा की नोजपिन बहुत प्यारी लगती है। ईशल ने फैसला करवाने में आसानी की। थोड़ी देर बाद वो रोई रोई सी आंखें लेकर सुर्ख नाक के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। मुझे वार्न क्यों नहीं किया, इतना दर्द होता है? आंसू थमते ही ना थे। इतना दर्द भी नहीं हो रहा अलमीरा। अदीना और पलवशा बेचारगी से उसके भीगते हुए रुखसारों को देख रही थी। मुझे हो रहा है, देखें मेरी नाक कितनी लाल हो गई है, इतनी बुरी लग रही हूँ मैं। ड्राइविंग सीट संभालते हुए शेरदिल ने ठंडी आह भरी। आप लोग खरीदारी मुकम्मल कर लें, मैं इन्हें घर छोड़ाता हूँ। रोना तो बंद करें आप अलमीरा, अदीना और पलवशा से कहता वो उसके मुसलसल रोने पर झुंझलाया। खुद आ रहे हैं आंसू, तुमने नहीं करवाई तभी मेरा दर्द नहीं समझ सकते, गाड़ी चलाओ। सारा नजला उस पर गिराया। उसका हाथ थाम कर बैठी हुई ईशल हौले से हाथ की पुष्ट को थपकती उसे तसल्ली देती गई। गाड़ी हवेली में रोककर उसने अलमीरा की तरफ का दरवाजा खोला। आंसू थम चुके थे, मगर अब नाक के साथ चेहरा भी बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। ईशल का हाथ थामे वो तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर चली गई। शेरदिल उसके पीछे जाने के बजाय औकात में आया था। हस्ब तवक्को अमर वहीं मिले थे। गांव तकिए से टेक लगाए हुए, शाने पर भूरी शॉल गिराए मेहमानों के साथ बैठे थे। उसकी इतनी जल्दी आमद की तवक्को नहीं थी तो माथे पर बल पड़े। शेरदिल उनके करीब आकर उनके कान पर झुका। वो रो रही है। ईशल रोती तो अलमीरा के पास जाता, अलमीरा रो रही थी तो अमर के पास आया था। क्यों, क्या हुआ? आप देख लें। अमर मेहमानों से माजरत करके वहां से उठ आए। लंबे लंबे डग भरते हुए हवेली का अंदरूनी दरवाजा अबूर किया। उसकी तलाश में हॉल में झांका, फिर किचन में, अहमद के कमरे में। गोलसी ने अबूर करके ऊपर आए तो वो ईशल के कमरे में मिली। वो बेड पर टांगे लटकाए हुए बैठी थी, जबकि ईशल और अहमद उसके हाथ थामे हुए उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। आप पेन किलर ले लें, इतना दर्द हो रहा है तो। मैंने कहा था गन से करें, उसने नहीं सुनी। भर्राई हुई आवाज। अहमद हैरत से बहन को देखते गया। बड़े से बड़ा सितम सहकर आवाज नहीं निकलती थी। वो अब इतनी सी तकलीफ पर रो रही थी, क्यों? क्योंकि पता था औकात तक उन गजाली आंखों के नम होने की खबर पहुंची तो वो दौड़े चले आएंगे। अब भी आ गए थे। मीरा, अमर कम फहमी से तीनों को देखते करीब चले आए थे। उन्हें सामने देखकर होंठ कपकपाए। वो इस कदर सुर्ख चेहरे देखकर हैरान हुए थे। नजरें आंखों से फिसलकर उसके लाल हो चुकी नाक पर टिकी तो ठिठके। माजरा थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। मैं पानी लाता हूँ, आओ ईशल। अहमद ने ईशल को लेकर बाहर जाना मुनासिब समझा। ये क्या क्या है ड्रामे? अमर अब बमुश्किल मुस्कुराहट दबा रहे थे। ये तब्दीली उन्हें तो बहुत प्यारी लग रही थी। गुले लैला, दरख ने और पलवशा आपी सबकी गन से की
और उस बदतमीज इंसान ने मेरी बारी में खराब हो गई। मैंने मना किया था, फिर भी निडल इस्तेमाल की और एक दफा निडल सही से नहीं गई, निकाल कर दोबारा से करनी पड़ी। आंखों में फिर से पानी उमड़ आया। अमर आहिस्ता से उसके बराबर में बैठे, उसके बाल सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि वो बिदक कर पीछे हुई। दूर, हाथ मत लगाइएगा, दर्द हो रहा है। अमर ने हाथ पीछे कर लिया, टांगे लटका कर बैठे, कोहने घुटनों पर टिकाए हुए फर्श को देखने लगे। अलमीरा उनके बराबर में बैठी, गोद में रखे हुए हाथों को रगड़ती सू सू करती गई। फिर अमर आंखों पर हाथ रखकर हंस पड़े। आप खाना, आप हंस रहे हैं? तुम्हें शौक क्या चढ़ा था यार? गंद खराब हो गई थी तो फिर करवा लेती। अब एक तो प्यारी लग रही हो, दूसरा रो रही हो, फिर सितम ये कि दूर रहने का भी कह रही हो। गर्दन घुमाए हुए उसकी आंखों में झांका, फिर ये हिच उठाती शरीर निगाहें आंखों से फिसलते हुए नाक में चमकती हुई सिल्वर नोज रिंग पर टिकी। वो खफा निगाहों से उन्हें देखती गई, चंद पल खामोशी से बीते, फिर नम सांस अंदर लेती हुई खिसक कर उनके करीब हुई। एहतियात से अपना सर अमर के कंधे पर रखा। पेन किलर ले लो। हौले से उसके बाल सहलाए। अलमीरा खामोश रही। कब तक होगा दर्द? कह रहा था शुरू के 2-4 दिन इरिटेशन होगी और एहतियात करनी है। कैसी एहतियात? पानी से बचाना, हाथ नहीं लगाना, रात में सोते हुए तकिए से ख्याल करना है। हो जाएगा सब, मिलकर कर लेंगे एहतियात भी। और कुछ? प्यार से कहते उसके बाल पर लब रखे। कैसी लग रही हूँ? एहतियात कर रहा हूँ, वरना लाजमी बताता कैसी लग रही हो। शरीर निगाहें फिर गाल पर बनता हुआ घड़ा। अलमीरा नजरें न झुकाए तो क्या करे? मैंने शॉपिंग नहीं की, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, ना अपने लिए ना ईशल के लिए। मुझे बुरा लग रहा है। मैं उसे साथ लेकर गई और बस खिला पिला कर वापस लाई हूँ। क्या सोचती होगी वो? जब मैं आया था तब तो बहुत प्यार से तुम्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। यही सोचेगी कि उसके लाड उठाने वाली अलमीरा लाड उठवाने पर आए तो उससे भी नाजुक हो जाती है। तुम पर गुस्सा तो नहीं होगी वो? हो ही नहीं सकती। और हमारी शॉपिंग? सर उठाकर उन आंखों में झांका। आज ये लोग आ जाएं तो तुम दोनों को कल सुबह ले जाऊंगा, ठीक? उसने लब दांतों में दबाकर सर झुका लिया। अमर ने सर झुकाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो उसे मुस्कुराहट छुपाने की तगदो करते पाया। वो उस मुस्कुराहट को अनदेखा कर गए। जरा एहसास न दिलाया कि उन्हें अंदाजा था उसे चीजें क्यों पसंद नहीं आई थी। वो जानती थी, अमर को इल्म था। दोनों ने बात खुद तक ही रखी। उसे आराम करने का कहकर अमर नीचे आए तो अहमद और ईशल को अपना मुंतजर पाया। कैसी है वो? अहमद ने बेताबी से पूछा। ठीक है, सो गई है। उन्हें बहुत पेन हो रहा था अमर, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मम्मा को तो इतना नहीं हुआ था, वो बस थोड़ा सा रोई थी। ईशल ने अपने तई उसकी मालूमात में इजाफा किया। अमर ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। हमारी ईशल परेशान हो गई थी अलमीरा के लिए? उसने तेजी से सर हिलाया। उनका फेस रेड हो गया था और अलमीरा ईशल के लिए फिक्रमंद थी। बता रही थी आपने शॉपिंग भी नहीं की। इतनी देर क्या क्या किया फिर? अलमीरा को भूख लगी थी तो हमने बर्गर खाया था और शेक पिया था और चॉकलेट केक भी। फिर अलमीरा ने नोज रिंग पहनी तो उन्हें बहुत दर्द हुआ, फिर हम घर आ गए। सारी कथा सुनाकर अमर की गर्दन में बाजू हाइल किया। अलमीरा का पेन ठीक हो जाएगा तो हम कल साथ चलेंगे, ओके? अहमद भाई भी चलेंगे? उसके बरजस्ता सवाल पर उनकी गुफ्तगू सुनता अहमद सटपटाया, तेजी से सर नफी में हिलाया। अहमद भाई से पूछ लेना आप, वो मान जाएंगे तो इन्हें भी ले चलेंगे। और शेर दिल लाला? हाँ बेटे, सारा खानदान इकट्ठा कर लो। वो जो ऊपर अभी इतना रोई है, कल दुगना रोएगी। उनकी बात ईशल तो न समझ पाई। अहमद हंस पड़ा। अमर वापस औकात की तरफ बढ़ गए। उनकी और ईशल की आवाजें मध्यम होती गईं। कॉफी? रात के पहर दोनों हाथ कमर पर बांधकर बाग में टहलते जैन ने अकब में आवाज सुनी तो ठिठक कर पलटा। सामने अलमीरा कॉफी के कप हाथ में लिए हुए खड़ी थी। सियाह प्लाजो पर कत्थई और ओवरसाइज स्वेटर पहने, अमर की भूरी शॉल में ढकी हुई वो बरकी कुमकुमों की रोशनी में थकी थकी सी लगी। आज उसके कारनामे की खबर जैन को भी मिली थी। तभी अगली निगाह उसकी सुर्ख नाक पर गई। आंखों में तबस्सुम उतर आया। जहमत की भाभी? जैन ने कॉफी का कप उससे ले लिया था। जहमत की बात तो नहीं है, इसे मेरा टोकन ऑफ सॉरी समझ ले। शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहते कॉफी का घोट भरा। सॉरी किस लिए? वो दोनों अब सुस्त रवि से साथ साथ चल रहे थे। उसमें भीगता बाग और धुंध इस कदर कि जरा से फासले पर भी कुछ न दिखाई दे। मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने खाना को आपकी बात बताई तो उन्होंने कहा फिलहाल आपसे कह दूं कि मैं काम शुरू कर चुकी हूँ ताकि आप मजीद कुछ उल्टा सीधा ना करें। उन्होंने आपको डांटा तो नहीं?
डरी डरी निगाहें ज़ैन पर टिकी, जो मरहूम सा मुस्कुराया। नहीं, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बर वक्त सही फैसला ले लिया। बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। तशक्कुर भरी निगाह उस पर डाली तो अलमीरा के कंधों से शर्मिंदगी का बोझ उतरता गया। और मुझे ताई की मौत का भी बहुत अफसोस है, खुदा उनकी मगफिरत फरमाए। ज़ैन ने लब भेज कर सर को जंबेश दी। चंद पल दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। अलमीरा सामने उठते सफ़ेद धुएं को देखती गर्म कॉफ़ी हलक से नीचे उतारती गई। गुलबानों वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? तजस्सुस से इस्तफसार हुआ तो ज़ैन हंस पड़ा। असल में खाना खफा थे कि आप उससे मिलते रहे हैं। उन्हें अब भी खदशा है कहीं आप मेरी बातों में आकर उससे शादी न कर लें। उसकी बात से सुनकर ज़ैन चंद सातों के वक्फे से बोला तो बाहर निकाली गई सांस मरगोले की सूरत फिजा में तहलील हुई। हमारा कोई जोड़ नहीं है भाभी, हमारी तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम साथ नहीं चल सकते। किस्सा मुख्तसर, आपको एक लड़की मेरे लिए मुनासिब लगी, लेकिन मैं उससे मिला तो चंद मुलाकातों में अंदाज़ा हो गया कि हमारी शादी के तीसरे दिन ही हमारी तलाक हो जानी है। बिलाशुबा वो अच्छी लड़की होगी, मगर मुझे उसमें अपने लिए कोई खैर नज़र नहीं आई। धीमे आवाज़ में नरम लहजे में कहता गया। अलमीरा कॉफ़ी भुलाए बड़ी देर बस उसे देखती गई। उसे ज़ैन का गुलबानों के लिए इनकार करते हुए अल्फाज का चुनाव पसंद आया था। आप बताएं, आपके यहाँ सब ठीक हैं? आप तो बहुत मसरूफ़ होती हैं। कल से मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मगर आप नज़र ही नहीं आती। उसने गर्दन घुमाकर अलमीरा को देखते दरियाफ्त किया। शादी की तैयारियों और मेहमानों में फुर्सत ही नहीं मिलती। मिल जाए तो वो टाइम मैं अपनी फैमिली को देती हूँ। ज़ैन हल्का सा हंस पड़ा। अलमीरा ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए कॉफ़ी का कप लबों से लगा लिया। हाँ, अब आपको ईश्वर को भी देखना होता है। दिल लग गया है उसका यहाँ। बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ भी घुल मिल गई है, लेकिन जॉइंट फैमिली में नहीं रही तो कभी कभार इतने लोगों में परेशान भी हो जाती है, मगर हम हैंडल कर लेते हैं। किरण के भाई से राब्ता हुआ? बैरून मुल्क में है ना वो? जी, मैक्सिको। 5 माह हो गए हैं किरण के हादसे को। बहन को देखने नहीं आया तो ईशल से तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई। खाना कह रहे थे कि अगर आ भी गया और ईशल को साथ ले जाने की बात की तो हम कोर्ट में जाएंगे। ईशल की कस्टडी हरगिज उन्हें नहीं देंगे। ज़ैन समझकर सर हिला गया। आप आप कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल? मैं पिंडी वाली ब्रांच का काम देख रहा हूँ। अगले चंद माह तो उसे ही दूंगा, फिर सिंध जाने का इरादा है। यह हमारी ब्रांच अच्छी चल जाए तो प्लान बनाऊंगा। फिर वो इसी तरह से सुस्त रवि से चलता धीमी आवाज में अलमीरा के आगे अपने मुस्तकबिल का नक्शा खींचते गया। उसकी कुछ बातें अलमीरा को समझ आई, कुछ ऊपर से गुजर गई। कॉफी के कप खाली हुए और धुंध बदतेज बढ़ती गई। अगले दिन हस्बे वादा अमर उन दोनों को शॉपिंग पर ले आए थे। अलमीरा को उनके बाजू में हाथ डाले उनके हमकदम होकर सब अच्छा लग रहा था। जिस चीज पर अमर मुंह बसोर रहे थे वो उस पर भी फिदा हुए जा रही थी। भूख का एहसास हुआ, न माथे पर शिकन आई। बस जो वो कह रहे थे सुनती गई, जहाँ ले गए उनके पीछे चलती गई। ईशल की खरीदारी करने किड्स सेक्शन में आई तो आज पहली बार अंदाजा हुआ सब किस कदर ख्वाबीदा था। निकाह के लिए ये वाला सूट लें। उसने एक फ्रॉक पर हाथ रखा, फिर दूसरी, तीसरी। हौसला मेरा हौसला। ईशल, इसके साथ ये वाला जूता लें, ये खुद से कितने प्यारे हैं। इनमें बड़ा साइज अवेलेबल है। अमर हंस पड़े। उसने ईशल की हर चीज बहुत दिलजमी से ली थी। अपने लिए सूट खरीदने लगी तो मुसलसल कश्मकश का शिकार थी। थक कर पूछ ही लिया, आप निकाह पर कौन सा कलर पहन रहे हैं? तुम डिसाइड करो। उसे तो अमर एक ही रंग में बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। फौरन से जोड़ा पसंद हो गया। खरीदारी मुकम्मल हुई तो हस्बे आदत वो उन्हें मेकअप सेक्शन में ले आई। इस बार उनके हाथ पर सिर्फ अलमीरा ने लिपस्टिक के शेड्स नहीं, बल्कि उसके नकल में ईशल ने भी लिप ग्लोस के शेड्स देखे। अमर ने अलमीरा की हेयर क्लिप के साथ ईशल की पोनियां भी ली। उन दोनों ने हर जोड़े के साथ चूड़ियां भी खरीदी। तुम ईशल को लेकर फूड कोर्ट जाओ, मैं आता हूँ। ज्वेलरी शॉप पर बिल बन चुका था तो अमर उसकी तरफ पलटे। क्यों, आप किधर? काम है, तुम जाओ। अलमीरा मुश्तबा नजरों से उन्हें देखती हुई बाहर निकल आई। ईशल का हाथ थामे फूड कोर्ट की तरफ जाते हुए मुड़ मुड़ कर उन्हें देखती रही। वह बहुत संजीदगी से ज्वेलरी देख रहे थे। क्या उसके लिए ले रहे थे? अभी तो ली थी। क्या क्या आप मुझे बस ऐसे टरखाएंगे? अपनी कहीं बात याद आई तो पल भर को ठहरी। ईशल ने कम फहमी से उसे देखा, जो अब फिर मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए मुस्कुराई जा रही थी। तो क्या इजहार मोहब्बत करने का सोच रहे थे वो? अपने तरीके से कर तो चुके थे, लेकिन वो दस्तूर दुनिया, वो रस्म मोहब्बत। आप मुझे गिफ्ट कब देंगे? फूड कोर्ट पर चंद पल तो खामोश रही, फिर कुर्सी उनकी तरफ खिसका दी। कौन सा गिफ्ट? पेस्ट्री ईशल की तरफ बढ़ाते हुए सरसरी सा पूछा। जो अभी लाए हैं, आप मुझे पहले से बताइएगा ताकि मैं तैयार हो जाऊं। कौन सा सूट पहनूं? तबीयत ठीक है? क्या लाया हूँ, क्या बताना है?
उनकी संजीदा निगाहों पर उसका सारा जोश मान पड़ गया था। तो वो किस लिए लिया था? हो सकता है अदीना को दे रहे हों। क्या जरूरत थी इतना खुशफहम होने की? आई हेट यू। मुंह बसोर कर कुर्सी वापस खिसकाई। जो टिश्यू से ईसल का मुंह साफ करते अमर ने बाएं हाथ से वापस अपनी तरफ खींच ली। क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। मुंह फूल चुका था। गर्म कॉफी का घोट भरते अमर ने गहरी नजर उसके सरापे पर डाली। वो आजकल बहुत एहतमाम से तैयार होती थी। गुज़िश्ता 5 सालों में भेजे गए अमर के तोहफे इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। मटियाले रंग की कामदार अनारकली फ्रॉक में मलबूस, जिसके चूड़ीदार आस्तीनों की शिकने कलाइयों पर सिमटी हुई थी। हाथों में अंगूठियां, कानों में झुमके, गले में चेन, सर से फिसलता हुआ टिश्यू का दुपट्टा और फिर शानों के गिर्द लिपटी हुई अमर की सफेद शॉल। अलमीरा को नमली मीरा का पानी रास आता था। यहाँ आकर बरसों पुराने जख्म भरते थे तो दिन ब दिन निखरती जाती थी। अब भी हमेशा से ज्यादा प्यारी लग रही थी। चेहरे पर रौनक ही रौनक थी। भरे भरे गाल अब गुलाबी ही रहते थे। अदीना खाला को निकाह पर क्या देंगे आप? उन्हें मुसलसल खुद को तकता हुआ पाकर ध्यान बटाने को पूछा। क्या देना चाहिए? उन्हें रुखसत करते हुए मईके से जो कुछ मिलना था सब आगा जान ने अपनी जिंदगी में तैयार करवा लिया था। तभी अमर कश्मकश का शिकार थे। तो क्या वो खाला के लिए भी नहीं था? फिर किस लिए था? वो ठिठकी। क्या बोल रही हो मीरा? अमर उलझे। आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। वापस मुंह बसोर लिया। अमर ठंडी सांस भरकर रह गई। वैसे ज्वेलरी में मुझे रिंग ज्यादा पसंद है, चेन से भी ज्यादा। ब्रेसलेट तो मैं अब पहनने लगी हूँ। पता है? पता था तो अंगूठी लेते उसके लिए। लेनी थी तो उसे वहां से गायब क्यों करते? साइज कहाँ से आया? और मुझे ये मकान, गाड़ियां, हवेली नहीं पसंद, तो प्लीज इनमें से कुछ मेरे नाम मत कीजिएगा। बेअल्तफाती से कहते हुए उनका कॉफी का कप अपनी तरफ खींच लिया। आपने मुझे हक मेहर भी नहीं दिया। याद आने पर गजाली आंखें हिस्म से फैली। गर्दन अमर की तरफ घूमी, जो बंद मुट्ठी पर गाल जमाए हुए कोहनी मेज पर टिकाई हुए फुर्सत से उसे देख रहे थे। ख्वामोखाही पलकें लर्जी। वो गला खुंकार कर वापस सामने देखने लगी। अब तो दे देना चाहिए। सर झुकाकर खुद कलामी की। वैसे था क्या हक मेहर में? गर्दन वापस उनकी तरफ घूमी। अमर उसी इत्मीनान और नरम गरम नजरों से उसे देखते गए। अलमीरा जवाब न पाकर सर झटक गई। आपको लगता है कभी पूछा नहीं तो शायद मैं माफ कर चुकी हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हक मेहर चाहिए, जल्द अज जल्द। उनकी महजूज और पुरहिद्दत निगाहों से गालों को तपते हुए महसूस करके कॉफी का घूंट भरने लगी। इसके लिए भी पहले से बताऊं? आप तैयार हो जाएं तो इस हिसाब से तय कर लेंगे। उसे इच्छू लगा। कॉफी का कप रखकर वो बुरी तरह खांसने लगी थी। अमर ने लब दांतों में दबाते हुए बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को बस आंखों तक महदूद रखा। नजरें सामने बैठे हुए ईशल पर टेकी, जिसने अभी पेस्ट्री खत्म करके चम्मच प्लेट में रखा था। चलें? मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो वो सर हिला गई। आप और कुछ कहना है या बस चलें? शरीर निगाहें उस पर टिकी, जो जवाबन अपना पर्स उठाकर खड़ी हो गई थी। अमर उन दोनों को साथ लिए हुए पार्किंग एरिया की तरफ आ गए। सामान डिग्गी में रखा। ईशल अग्निशिष्ट पर बैठी, अलमीरा पैसेंजर सीट पर। ड्राइविंग सीट संभालकर अमर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यहाँ से हवेली तक 1.25 घंटे का सफर था। 15 मिनट तो ईशल उन दोनों की सीटों पर बाहें फैलाए हुए मुसलसल बोलती रही, फिर थकावट की वजह से सो गई। गाड़ी में मुहिब खामोशी छा गई। ड्राइव करते हुए अमर गाहे बगाहे उसे देखते, जो चप्पल उतार कर पांव सीट पर रखे हुए बैठी थी। गर्दन घुमाए पहाड़ों में रोशन घरों के नजारे हो रहे थे। तुमने निकाहनामे में हक मेहर भी नहीं देखा? आवाज बहुत मध्यम थी, बस इतनी कि वो आसानी सुन सकी। नहीं। फिर क्या देखा? बस नाम दूल्हे का। मुंह बसोर कर गोद में रखे हुए हाथों से खेलने लगी। अमर ने मुस्कुराहट छुपाने को आर्म रेड पर कोहनी जमाई हुए बंद मुट्ठी लबों पर रखी। हालांकि निकाहनामा पूरा पढ़ना चाहिए। एक एक शक। हॉस्पिटल में थे हम, आगाजान की तबीयत खराब थी। वो तिलमिलाई। अमर के लिए तो वो बिल्कुल ठीक थे। तभी हर शक देखी। हक मेहर सोच समझ कर तय हुआ था। बाद में निकाहनामा भिजवाया तो था। मुझे लगा देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा वक्त ही नहीं आएगा कि कभी उन तकल्लुफात में पड़ना पड़े। बताए ना, क्या है हक मेहर में? कुछ रकम है। उन दिनों हमारे घर की जो कीमत थी उसके बराबर। मुजाहिद खान की शादी से फारिग हो जाऊं तो चेक डिपॉजिट करवाऊंगा। अलमीरा ने ओह के अंदाज में लब चुकेड़े। 5 साल पहले भी कीमत तो अच्छी खासी होगी। डिपॉजिट करवाने के बजाय बस घर पर लगा दे। घर को तुम अपनी तवज्जो और मोहब्बत देना, बाकी मेरा दर्द सर है। संजीदगी से कहा तो वो बड़ी देर प्यार से उन्हें देखती गई।
आलती पालती मारकर रुख उनकी तरफ किए हुए, सर सीट पर टिकाए हुए करीब से उनका चेहरा पड़ती गई। वैसे आपने मुझे कभी बताया नहीं, आप घर कैसे चलाते हैं? सैलरी कितनी है? हवेली कैसे मैनेज करते हैं? जमीनें, बाग, बिल्स, आपके खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल। उसके सवाल पर अमर के लब मुस्कुराहट में ढल गए। गर्दन घुमाकर मुतबस्सम निगाह उस पर डाली, जो आंखों में बेपनाह तजस्सुस लिए उन्हें देख रही थी। फिर नजरें वापस विंड स्क्रीन के पार जमा ली। एसएसपी हाउस के ज्यादा खर्चे हैं नहीं। शहरियार साहब के घर बिल्स मैं और जैन स्प्लिट कर लेते थे। हाँ, हवेली में खासा बजट लग जाता है। बाकी जमीनें और बाग जितने हैं सारा काम शेर दिल संभालता है। जो मुनाफा होता है अपना हिस्सा निकाल कर बाकी का चेक मेरे पास भिजवा देता है। तनख्वाह जितनी सरकार दे ले लेते हैं। आखिर तक पहुंचते लहजे में बला की आजिज़ी और इनकसारी आ गई। आपको लगता है मैं अभी भी वही मीरा हूँ जो रियाजी में फेल होती थी? आंखें पटपटा कर पूछा तो अमर हंस पड़े। मिस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मैथ्स के कितने कोर्सेज में एफ खाई है? तिरछी निगाह उस पर डालकर पूछा। अरे छोड़ें एफ को, कैलकुलस, डिफरेंशियल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स जैसे कोर्सेज भी 4 जीपीए से निकाले हैं। आप नंबर्स के सिलसिले में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं जोज मोहतरम। आप पर एतमाद ही एतमाद है मीरा जी। सीजीपीए क्या थी वैसे आपकी? 3.87। एतमाद से गर्दन अकड़ाई। कत्थई आंखों में तफक्कुर उमड़ आया। अरे वाह, यानी मुझसे दूर होकर पढ़ाई में खूब दिल लगाया था तुमने। हाथ बढ़ाकर शाबाश देने के अंदाज में उसके बाल सहलाए तो वो खिलखिलाई। आपको पता है 2 सेमेस्टर्स में मेरे 4 आते आते रह गई, बस एक टीचर की वजह से। और पहले में तो वो अब जोश खरोश से उन्हें अपने ग्रेजुएशन की बातें बताने लगी। मुसलसल बोलते हुए उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था कि अमर हवेली को जाते हुए रास्ते पीछे छोड़ आए थे। लबों पर मुस्कान सजाए उसकी बातें सुनते अमर की नजरें उसके नौजरिंग पर ठहरी, फिर गुलाबी गालों से फिसलकर गोद में रखे हुए हाथों पर टिकी। उन्होंने आहिस्ता से उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सीट आर्म रेट पर कोहनी जमाए हुए उसका हाथ थोड़ा सा ऊंचा करते उस पर बोसा दिया, फिर अपना हाथ उस पर जमा लिया। अलमीरा की आवाज मुसलसल समाज से टकराती रही। गाड़ी मामूल की रफ्तार से पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती गई। उस शाम अदीना और मुजाहिद खान की मेहंदी थी। तकरीब की सेटिंग बाग में की जा रही थी। बाहर लड़के इंतजाम देख रहे थे और अंदर ख्वातीन शाम की तकरीबात के मलबूसात उठाए हुए फिर रही थी। किसी को दुपट्टा चाहिए था, किसी का मैचिंग जूता गायब था। कलाइयों में खनकती चूड़ियां, फूलों की महक, मेहंदी लगे हुए हाथ, कामदार रेशमी कपड़े, बच्चों की खिलखिलाहटें, लड़कियों की चेचाहटें। खान हवेली अरसे बाद जी उठी थी। अमर, मेरी मेहंदी देखें। खनकती आवाज पर कितनी ही गर्दनें घूमी थी। सबने तहीर से ईसल को देखा था, जो गुलाबी रंग की फ्रॉक में गुड़िया बनी हुई मेहंदी वाले हाथ अमर को दिखा रही थी। खान, खान भाई, सरदार साहब, अमर लाला, खाना। वो तरह तरह के तकफ़ुज़ात से पुकारा जाने वाला शख्स महज नाम से पुकारा गया तो बाग में मौजूद नए चेहरों पर हैरत उतरी। उससे भी ज्यादा हैरत जब वह पंजों के बल नीचे बैठा ईशल की मेहंदी में रंगा हुआ हाथ थाम कर लबों से लगा रहा था। कैसी लग रही है? हाथ अमर के हाथ में देकर वह गोल घूम गई। गुलाबी फ्रॉक के साथ सियाह खुले बाल भी लहराए। हमारी ईशल तो बहुत प्यारी लग रही है। लाड से उसके गाल चूमे। मामू, मैं कैसी लग रही हूँ? सैंडल की टिक टिक के साथ सदफ भी उसके पास चली आई थी। मामू, मैं भी। माज भी उछलता कूदता अमर के बगल में घुसा। मेरी बेटियों से अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। झुककर दांतों से उसके नरम गाल काटे तो वो तिलमिलाया। आप कितने गंदे हो गए हैं, मामी तो मेरी बहुत तारीफें कर रही थी। आंखें बड़ी करके उन्हें घूरा। मेरी बीवी से दूर रहा करो आप। उंगली उठाकर उसे वार्न किया। मेरी मामी है वो। माज ने भी उंगली खड़ी की। मामू, इसको छोड़े, आप मुझे देखें। सदफ ने उसका कंधा हिलाया। अमर ने दायां बाजू उसके सामने पर फैलाते हुए उसकी तारीफ की तो वो खिलखिलाकर हंसी। कुछ ही देर में वो तीनों आपस में खेलने में मशगूल हो गए थे। अमर चंद पल वहीं बैठे हुए उन्हें देखते रहे, फिर अंदर चले आए। राधा मुजाहिद खान के पास जाने का था, मगर हॉल से गुजरते हुए उस पर नजर पड़ी तो वहीं चौखट पर जम गए थे। सोफे पर पांव ऊपर करके बैठी हुई वो आस्तीन चढ़ाए हुए दोनों हाथ आगे किए हुए मेहंदी लगवा रही थी, बहुत जोश व खरोश से। आंखों में खुशी की रमक लिए हुए अमर की नजरें उसके सुर्ख व सफेद हाथों से ऊपर उठी, कलाइयों पर टिकी। निशानों को छुपाने की कतई कोशिश नहीं की गई थी। वो कितनी ही देर दम साधे हुए उसकी कलाइयों के निशान देखते रहे, जब समाज से उसकी आवाज टकराई। बस। आंखों में उलझन दिखाई दी। मेहंदी वाली लड़की ने सर हिला दिया। आपको अच्छी नहीं लग रही? अच्छी है, लेकिन हाथ खाली खाली लग रहे हैं। उसने निचला लब दांतों में दबाया। अमर गौर से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखते गए। वो बोलने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी, फिर इर्द गिर्द देखा,
सब लड़कियां वहीं बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वो वापस उस लड़की की तरफ मतवज्जा हुई, आहिस्ता से उसके कान पर झुकी। अमर ने उसके होठों की जंबिश पढ़ी थी। आप मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैं किसी का नाम तो नहीं लिखवाना चाहती? वो लड़की हंस पड़ी। चौखट पर खड़े हुए अमर तेजी से नजरों का जाविया बदल गए। कान एकदम ही सुर्ख हुए थे। बताएं, नाम लिखना है? आप इतने इसरार कर रही हैं तो लिख दें। फौरन से हाथ आगे कर दिया था। अमर जेरे लब मुस्कुराते हुए फर्श को तकने लगे। क्या नाम लिखूं? सरदार अमर खान, खान या कुछ और? बस अमर खाना। सर झुकाकर गर्दन पर हाथ फेरते, मुस्कुराहट को आंखों तक महदूद रखने की कोशिश में नाकाम होते अमर ने गोलजीने चढ़ते हुए बारहा ये अल्फाज सुने। बस अमर खाना। अलमीरा के नसीब के बाद ये नाम उसके हाथ पर नक्श हुआ था। अमर ने देखा तो कितनी ही देर देखते गए, फिर मुतारुफ हुए कि उन्हें अपना नाम आज से पहले कहीं लिखा हुआ इतना प्यारा न लगा था, यूं दिल को ना भाया था। मेहंदी की तकरीब रात देर तक जारी रही थी। बाहर से आए मेहमानों को रुखसत करके, काम समेट कर, बाकियों के सोने का बंदोबस्त करके अलमीरा ऊपर आई तो ईशल ख्वाब में डरी हुई मिली थी। पसीने में शराबोर बेड की चादर को दबोचती वो आहिस्ता आहिस्ता सिसक रही थी। गाल भीग रहे थे। अलमीरा लाइट जलाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ईशल, ईशल बच्चे। उसका गाल थपथपाया, कंधा हिलाया, हाथ रगड़े। वो एकदम डर कर उठ बैठी थी। अलमीरा को देखते ही आंखों से आंसू रवा हुए। वो बाबा को मार रहे थे। उसके गले में बाहें डालकर सिसक गई। अलमीरा ने आंखें मीच कर उसे खुद में भीजते हुए उसकी पुश्त सहलाई थी। ठीक है सब, ख्वाब देखा था आपने, भूल जाओ। वो नहीं भूलती थी। अलमीरा के बहलाने से भी ना संभली तो वो उसे गोद में लिए हुए अपने कमरे में चली आई थी। दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाजा धकेला तो बेड पर नीम दराज अमर ने गर्दन घुमाई। सॉफ्ट ग्रे ट्राउजर पर 20 टिंटेड स्वेटर पहने, बाल माथे पर बिखरे हुए वो उसी के मुंतजिर थे। ये सोई नहीं? ईशल पर नजर पड़ी तो माथे पर बल डाले हुए उठ बैठे। ईशल अलमीरा को मिस कर रही थी तो आज हम साथ सोएंगे, क्यों ईशल? ईशल उसके गर्दन में बाजू डाले हुए उसके कंधे पर सर रखे हुए खामोश रही। अमर को उसकी खामोशी खटकी। नजरों के इशारों से अलमीरा से पूछा तो जवाब मिल गया। इसे संभाले, मैं चेंज कर आती हूँ। उसे अमर की गोद में देकर वो पलट गई। अमर ने बगौर उसके रोई रोई आंखें और भीगे हुए गालों को देखा। क्या हुआ है? इतने प्यार से पूछा कि ईशल की छोटी छोटी आंखें फिर से भर आईं। बाबा याद आ रहे हैं। हल्की सी सिसकी के साथ कितने हैं आंसू रुखसारों पर फिसले। मुझे बाबा के पास जाना है अमर। आवाज गड़मड़ हुई। अमर बहुत देर उसे प्यार से पुचकारते रहे, बातों से दिल बहलाते रहे। अलमीरा वापस आई तो अमर उसे हन्नान की ही कोई कहानी सुना रहे थे। 20 ट्राउजर पर अमर का सफेद टिंटेड स्वेटर पहने, बाल कमर पर बिखेरे हुए, किसी भी किस्म की आराइश से धुला चेहरा लिए वो कमरे की बत्तियां बुझाकर बेड पर अपने साइड पर बैठ गई थी। पानी पीकर 2 मिनट के लिए मोबाइल देखा। कोई जरूरी कॉल और मैसेज ना पाकर कंबल ओढ़कर सर तकिए पर रख लिया था। बेटा, बाकी बातें कल करेंगे, आ जाओ। उसने बाजू वाह किए तो ईशल आहिस्ता से उसके बराबर में लेट गई। सर अलमीरा के बाजू पर रखा, उसके घने सिया बाल चादर पे बिखरते गए। उसे कंबल ओढ़ाकर अलमीरा ने अमर को देखा, जो तरहम भरी निगाहों से ईशल को तकते थे। ठीक हो जाएगी, सो जाएं। तशफ़ी मिली तो वो गहरी सांस भर कर रह गए। अमर। वो लेटने लगे थे कि ईशल ने पुकारा। आप हमें कहानी सुनाए ना, अलमीरा बहुत बोरिंग स्टोरी सुनाती है। अमर के लब मुस्कुराहट में ढले जबकि अलमीरा का मुंह बन गया था। आइंदा नहीं सुनाऊंगी, अपने अमर से ही कहना। तुनक कर कंबल मुंह तक तान लिया। यूं कंबल खींचने से ईशल भी उससे छुपने लगी थी। तभी उसने कंबल नीचे किया तो वो अलमीरा के मुंह से भी खिसकता चला आया। अलमीरा ने वापस कंबल खींचा तो ईशल ने भी वही हरकत दोहराई। दोनों की हरकतें देखते अमर हंस पड़े। खैर है, आज सुनाने दो, फिर तुम सुना लेना। बेड ग्राउंड से टेक लगाए हुए, टांगे सीधी करके बैठते उन्होंने भी कंबल में अपना हिस्सा लिया। वो भालू वाली सुनाइएगा, जिसे जंगल में एक प्रिंस मिल जाता है। ईशल की ख्वाहिश पर अलमीरा ने मशकूक नजरों से उन्हें घूरा, जिनकी आंखें मुस्कुरा रही थी। कौन भालू, कहाँ का प्रिंस? एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक भालू रहता था। उसके चॉकलेट के रंग के बाल थे और गाल फूले हुए, आंखें शहद रंग, और वो हमेशा थका थका रहता था। सुस्त इतना कि 2 कदम चलकर थक जाए। मैं सुस्त नहीं हूँ, वो तड़की। अलमीरा सुनने दे। ईशल ने झड़का तो वो चुप कर गई। मुंह बनाकर अमर को देखा, जो मुस्कुराते हुए ईशल के बालों में हाथ चलाते कहानी सुनाते गए। शहजादे की तारीफ में जमीन आसमान की किलाबी मिलाए गए तो वो कुड़ कर रह गई।
हर गुजरते पल के साथ रात ठिठुरती गई। अमर की उंगलियां ईशल के बालों में हरकत करते रही। बहुत देर तक उनकी धीमी आवाज कमरे में गूंजती रही। कहानी मुकम्मल होने पर नजरें सामने से हटाकर उन दोनों की तरफ की तो वक्त के साथ दिल भी ठहरता महसूस हुआ। दिल के नेहा खानों में पनाह अमर की कोई शदीद ख्वाहिश हकीकत की सूरत सामने थी। अलमीरा के बाजू पर सर रखे हुए मध्यम सांसें लेती ईशल गहरी नींद में थी। तकिए पर बाल बिखेरे हुए अपनी तरफ पुष्ट करके लेटी हुई ईशल को अपने हिसार में लिए अलमीरा भी सो चुकी थी। उसके होंठ ईशल के बालों को छू रहे थे। अमर बहुत देर मिसमराइज होकर मोहब्बत के ये मुजाहिरे देखते गए। दिल में अलग ही एहसासात उजागर हुए थे। मेरी बीवी, मेरी बेटी की धुन अश्कार हुई थी। कोई मंजर इससे ज्यादा मुकम्मल न खूबसूरत हो सकता था। ट्रांस की कैफियत में उन्होंने ईशल का माथा चूमा, फिर अलमीरा के गाल पर लब रखे तो वो जरा सा कसमसाई। खुद होंगे थके हुए भालू। नींद में बड़बड़ाई गालबन उनका लम्स महसूस कर चुकी थी। अमर गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। लैंप ऑफ करके तकिए पर सर रखा, गर्दन दाएं तरफ को गिराकर भरपूर निगाह उन दोनों पर डाली, फिर आंखें मूंद ली। खाला, बात सुनिएगा। मेहमानों में घिरी अदीना ने सर उठाकर दरवाजे पर खड़ी हुई अलमीरा को देखा। मेहंदी के रस्म के बाद से उनका कमरे से निकलना ममनू था। सारा वक्त ख्वातीन का आना जाना लगा रहता था। अब भी कमरे में पैर धरने की जगह ना थी। अदीना दुपट्टा संभालते हुए बेड से उतरकर दरवाजे पर चली आई। क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है, कहीं अकेले में चाय पिएं? मेरे कमरे में ईशल सो रही है। तबीयत ठीक तो है बच्चे? उन्होंने फिक्रमंदी से उसकी पेशानी पर हाथ रखा, फिर गाल पर। जी जी, तबीयत ठीक है, बस इतने लोगों की आदत नहीं है। लोग तो हर जगह मिलेंगे, कोई कमरा टेरिस या लॉन खाली नहीं होगा। सबकी चाय का वक्त है। खाना की स्टडी में चलें, उधर कोई नहीं जाता। उसके लिए औकात से गुजरना पड़ता है और वहाँ इजाजत नहीं है। अमर की मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारा वक्त बाहर के मर्दों का आना जाना लगा रहता है। हम औकात से बचकर जाएंगे, कोई नहीं देखेगा, आए। वो उन्हें कलाई से पकड़कर कमरे से निकल आई। अदीना अरे अरे करती रह गई थी। मुलाजमा को चाय का कहकर कई कमरों से गुजरकर राहदारियां पार करते अदीना ने उसे मर्दान खाने की तरफ जाते हुए देखा तो झट उसका बाजू दबोचकर उसे रोका। अलमीरा, अमर नाराज होगा। पकड़े गए तो कह दूंगी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं कहेंगे। वो मान से कहती आगे बढ़ गई थी। शीशोपंच में मुब्तला अदीना उसके पीछे चल पड़ी। औकात के करीब पहुंची तो अंदर से मर्दों की गुफ्तगू सुनाई दी। शौमी किस्मत के दरवाजा खुला हुआ था। अमर की स्टडी औकात से आगे दाएं तरफ को जाती राहदारी में थी। अलमीरा ने रुककर चोर निगाह खुले दरवाजे पर डाली, फिर मुड़कर अदीना को देखा जो दबी दबी आवाज में उसे सरजनिश कर रही थी। वो गर्दन वापस घुमाकर छपाके से आगे बढ़ जाती। अगर रेशमी दुपट्टा चौखट के निकलते हुए कीले से ना अटकता, दुपट्टा सर के बाद कंधे से भी फिसला तो वह बेसाख्ता मुड़ी। अदीना ने झल्लाकर सर पर हाथ मारा। अलमीरा ने डरी डरी निगाह कील में अटके हुए अपने दुपट्टे पर डाली, लब दांतों में दबाई वापस आई। झुककर कील से दुपट्टा छुड़वाया। कलाई में पहनी हुई चूड़ियां खनक उठी थी। वो दुपट्टा संभालती पलट गई। इससे अनजान के औकात में बैठे हुए अमर ने कुन आंखों से गुलाबी आंचल को कील में अटकते हुए देखा था। चूड़ियों की खनक भी सुनी थी और आंचल को कील से छुड़वाते हुए हेना में रंगे हुए हाथ भी नजर आए थे। वो गई तो अदीना भी तेजी से खुला दरवाजा पार कर गई थी। अलमीरा ने स्टडी में पहुंचकर फातिहाना नजरों से उन्हें देखा जो अपनी रुकी सांसें बहाल कर रही थी। बिला वजह डर रही थी आप? कुछ भी नहीं हुआ, आए बैठे। दीवार गिर अलमारियों में रखी हुई किताबें दमसाते हुए उसे देख रही थी जो आतिशदान के करीब सोफे पर बैठ रही थी। मैंने अरसे से यहाँ का रुख नहीं किया, अमर नहीं होता, मगर शेर दिल तो लोगों के मसले यही सुनता है। अदीना ने उसके बराबर वाला सोफा संभाल लिया। अलमीरा ने सुकून की सांस लेते हुए सर सोफे पर टिकाकर आंखें मूंद ली। अमर के कमरे के बाद उनकी स्टडी उसके जाए पनाह बनी थी। अदीना गहरी नजरों से आतिशदान में जलते हुए अलाव से उठते हुए नारंगी शोलों को देखती रही। चाय के इंतजार में वहीं बैठे उन्हें 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सरदार आपको बुला रहे हैं अलमीरा खानम। अलमीरा ने आंखें खोलकर दरवाजे पर खड़े हुए मुलाजिम को देखा। सारा इत्मीनान धीरे धीरे जाता रहा। अगले लम्हात में वो दोनों मुस्तरब से खाली औकात के दरवाजे पर खड़ी थी। तशरीफ लाएं। ठेरी आवाज में उसने पैरों को गुस्से की कैद से आजाद करवाया, फिर नंगे पांव गहरे सब्ज रंग के कालीन पर चलती हुई अंदर आ गई। कुशादा कमरे में एक तरफ आतिशदान में खुश्क लकड़ियां जल रही थीं। कालीन पर कुशन रखकर नीचे बैठने का इंतजाम किया गया था। हर कुशन के साथ टेक लगाने के लिए मोटे और सख्त गाव तकिए रखे थे। अमर भी उन्हीं में से एक गाव तकिए से टेक लगाए हुए गद्दी पर बैठे थे। गहरे कत्थई रंग की कमीज शलवार में मलबूस, भूरी शोल कंधों पर डाले हुए मुतबस्सुम निगाहों से उसे देखते। वो खाला आपके साथ चाय पीने का कह रही थी।
मगर आप मसरूफ थे तो हम स्टडी में चले गए। जाने क्यों ऐन वक्त पर बयान बदल दिया। अदीना हक्का बक्का उसे मैंने कब वाली नजरों से देख रही थी। आए बैठे, चाय भी मंगवा लें। उसने लब दांतों में दबाकर बेसाख्ता ही उमड़ने वाली मुस्कुराहट छुपाई, फिर मुड़कर मुलाजिम को चाय लाने का कहा। अदीना ने अमर के दाएं तरफ वाली कतार में से एक गद्दी संभाली, जबकि वो उन्हीं के पास चली आई थी। खाला मुझे बिला वजह ही डरा रही थी कि आप खफा होंगे। उनके बराबर में आलती पालती मारकर बैठते हुए सामने देखा तो खाला अब आंखों के इशारों से उसे वहां बैठने से मना कर रही थी। वो तो उनके इशारे न समझ सकी, अमर समझकर मुस्कुरा दिए। खैर है अदीना, शहर के आज़ाद पंछियों को इन लायानी रिवायत का कैदी ना बनाएं, ये अपनी मर्जी करते अच्छे लगते हैं। प्यार भरी निगाह उस पर डाली जो उनकी बात पर चहक उठी। आइंदा मुझे लोगों में घबराहट हो तो मैं आपकी स्टडी में जा सकती हूँ। अदीना को चाय पीनी हो तो आप उनके साथ यहाँ भी आ सकती हैं। शरारत से कहा तो वह अपनी गलत बयानी पर शर्मिंदा हुई, जबकि अदीना हंस पड़ी। आप बताएं, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? अमर अदीना की तरफ मतवज्जा हुए। उसी अवस्था में मुलाजिम चाय ले आया था। उसने उठकर पहले अदीना को चाय दी, फिर पिरच अमर की तरफ बढ़ाई। चूड़ियों की खनक, मेहंदी लगे हाथ और रुखसारों को छूती जुल्फें, सर से फिसलता हुआ गुलाबी आंचल। नजर भरकर उसे देखते अमर ने पिरच थाम ली। वो अपना कॉफी का कप लेकर वापस उनके बराबर में बैठ गई। ऐसे ही कि कंधों से कंधा मिला और उसका घुटना अमर के घुटनों के ऊपर था। आज गुलबानो हुस्ना चच्ची से उलझ पड़ी थी। कॉफी का घोंट भरकर अमर को बताया। क्यों? सारा दिन हुई हर बात रात में अमर के गोशे गुजार करना अलमीरा का मामूल बन गया था। आज वो शाम में ही मुअस्सिर हो गए थे तो कॉफी का घोंट भरते कथा सुनाई गई। दोनों तबीयत की बहुत तेज हैं, ताक ताक कर जवाब दे रही थी एक दूसरे को। और तुम मजे लेकर सुन रही थी? उन्होंने आंखें सिकेड़ी। वो खिसियानी हंसी हंस पड़ी। मेरे कमरे में भी उनकी बहस हुई थी। अदीना के कहने पर वो तजस्सुस से उनकी तरफ खिसकी। क्या बात, जल्दी बताएं। चाय का कप खाली करके ब्रश में रखते हुए अमर ने मुतबस्सिम निगाह उन दोनों पर डाली जो दूसरों के झगड़ों पर जोश व खरोश से अपनी राय दे रही थी। अरे आज तो बड़े लोग यहाँ आए हैं। शेर दिल की आवाज पर तीनों की गर्दनें घूमी। वो खेड़ी दरवाजे पर उतार कर अंदर चला आया। खाला बता रही थी शेर दिल उन्हें औकात छोड़ो खाना की स्टडी में भी नहीं जाने देता। तुम्हारी शिकायत लगाने आए थे। खाला गलत बयानी कर सकती हैं, ना खान मेरे खिलाफ आपकी बातों में आएंगे। भाइयों में फूट डलवाने की ये कोशिशें बेकार जाएंगी। सरदारनी साहिबा, गर्दन अकड़ा कर कहता वो अदीना के बराबर में बैठ गया। तुम्हें तो मैं पहली फुर्सत में हवेली से निकलवाऊंगी। शॉपिंग वाला दिन भूला नहीं हूं मैं, कहें तो फिर याद दिला दूं। मासूमियत से आंखें पिटपटाई तो अलमीरा किलस कर रह गई। अमर मुस्कुराए, अदीना हंसती। अरे वाह, इधर तो महफिल जमी है। बेक वक्त दरवाजे पर जैन और मुजाहिद खान की झलक दिखाई दी। लाला, चचा को वहीं से वापस भेज दें, यहाँ खाला बैठी हैं। अलमीरा की बात पर अदीना का चेहरा सुर्ख पड़ा। झट दुपट्टे के पल्लू से चेहरा छुपाया। कौन बैठा है? जैन से पहले मुजाहिद खान करीब चले आए थे। उन सब के लबों पर शरीर मुस्कान रेंग गई। मैं चलती हूँ। अदीना उठने लगी थी, अलमीरा ने पकड़कर वापस बिठा दिया। बैठ जाएं, कुछ नहीं कहते आपको। मुजाहिद खान ने कुछ भी नहीं कहा था, बस ऐन अदीना के सामने बैठ गए थे। जैन ने उनके बराबर में निशिस्त संभाली। वैसे खाला, मैं कहता हूँ आप एक बार फिर सोच लें। अभी चचा के साथ उनके निकाह का सूट लेने गया था तो अंदाजा हुआ कि उम्र बड़ी हो गई है, मगर दिल के ये बहुत छोटे हैं। मुजाहिद खान ने तिल मिलाकर जैन को देखा। ऐसी बात नहीं है लाला, आपके बिला वजह खाला का दिल खराब कर रहे हैं। चचा की चमची बोल पड़ी। शेर दिल के हंस के कहने पर वो दांत कुचकुचा गई। हाँ तो आप सब भी तो चचा के खिलाफ मुहाज खड़ा कर देते हैं। मैंने इनसे ज्यादा फराक दिल तो किसी को नहीं पाया। मादाम, कल आपके हाथ लगे अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दिखाऊं आपको? अमर के यखलाखती कहने पर सब कहका लगाकर हंसने लगे। वो झेप गई। आप भी खाला की तरफ हो जाया करें बस। मुंह बसोर लिया। अगर इतना ही मसला है तो बारात बगैर दुल्हन लिए कनाडा जा रही हैं? क्यों चचा? बिल्कुल नहीं, तुम लोगों के झगड़ों में मैं अपना नुकसान क्यों करूं? खटाक से जवाब आया तो उसने सदमे से मुजाहिद खान को देखा। हमारी टीम में एक सीट खाली है, आना है भाभी? टिशू मंगवाऊं अलमीरा खानम? कंधा हाजिर है। अमर भी उसके कान पर झुके। उसने तब कर उन्हें कोहनी मारी। आप खुद ही ले जाइएगा अपनी बारात, मैं शिरकत नहीं करूंगी, सारा इंतजाम खुद ही देखें। कीना तो उसने निगाहों से मुजाहिद खान को तका। आप कौन से इंतजाम देख रही हैं? बाहर का सारा काम जैन संभाल रहा है, ख्वातीन के साथ मैं ख्वार हो रहा हूँ। आपको तो जरा से काम के बाद भी भूख लग जाती है। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी शेर दिल। वो दबा दबा से कुर्राई।
बहुत सारे काम देखती है हमारी अलमीरा, घन चक्कर बनी हुई है। अदीना ने उसकी तरफदारी की तो वो जी उठी। देखें सीखें, ऐसे होते हैं साथ निभाने वाले। मुजाहिद खान को घूरा। अभी इनसे वही बारात ना लाने वाली बात करो, फौरन मुंह ना मोड़े तो कहना। खाला, आप चचा के लिए बहुत अच्छी हैं, ये डिजर्व ही नहीं करते आपको, इनकार कर दे निकाह से। इसके अलावा तुम्हारी हर बात सर आंखों पर बच्चे। ये चीज। शेरदिल और जैन हाथ पर हाथ मारकर हंसे थे। अलमीरा सदमे से अदीना को देखती गई। मुजाहिद खान गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराए। अमर ने नरम गरम निगाहों से उसे देखते हुए उसके बाल सहलाए तो वो रोने को हुई। आप भी खाना। मैं भी मीरा। और शाम औकात में बड़ी देर उनकी महफिल जमी रही थी। बेजा मुस्कुराहट, बेरब्त बातें, सर्द सी ढलती हुई शाम, भाप उड़ाती चाय के कप, लकड़ियों का जलता हुआ अलाव और सरदार अमर खान का औकात। आज रात अदीना और मुजाहिद खान का निकाह था। हवेली में अब तक की तमाम तकरीबात से दुगनी रौनक थी। सुबह से शाम तक हर कोई बढ़ चढ़कर कामों में हिस्सा लेता। फिर सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए। अदीना को उनके कमरे में पलवशा देख रही थी, जबकि अलमीरा ईशल के साथ मसरूफ थी। गहरे कत्थे रंग के मखमली कामदार टखनों को छूती हुई मैक्सी में मलबूस, कानों में जरा नीचे जाते हुए बालों को कर्ल करके, कलाइयों में भर भर चूड़ियां, आंखों में काजल, होठों पर लिप ग्लोस लगाकर, उसे सैंडल पहनाकर अलमीरा ने पीछे हटकर एक तनकीदी निगाह उस पर डाली। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वापस करीब होकर उसके गाल चूम लिए। गुड़िया लग रही है हमारी ईशल, आओ अमर को दिखाएं। अलमीरा उसका हाथ थामे उसे कमरे से लेकर निकली तो अमर भी उसी वक्त अपने कमरे से निकले थे। माशाअल्लाह गुले। उस पर निगाह पड़ते ही पुरजोश तेज आवाज में कहा तो ईशल झेप गई। अमर ने आगे आकर पंजों के बल नीचे बैठते हुए उसके दोनों हाथ थामकर बारी बारी होठों से लगाए। हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, मीरा इसकी नजर उतार देना। नजर उतारने वाली ईशल के कंधों पर हाथ रखकर यक तक उन्हें तकती हुई उन्हें नजर लगाने वाली थी। सफेद रंग की शलवार कमीज पर क्रीम वेस्ट कोट पहने हुए, आस्तीन फोल्ड करके कलाई पर घड़ी बांधे हुए, पैरों में खेड़ी पहने, खुशबू में महकते एहतमाम से तैयार हुए अमर खुद पर किसी की नजरों का इर्तिकास महसूस करके उसे देखा तो उसके चेहरे पर आते शंगरफे रंग उसके लबों पर मुस्कुराहट ले आए थे। मीरा। वो टुकुर टुकुर उन्हें देखती गई। अलमीरा। ईशल ने मुड़कर उसे देखा। अमर खड़े हो गए। मीरा हानजादे। जी। वो एकदम चौंकी, कम फहमी से उन्हें फिर ईशल को देखा। तुम तैयार नहीं हुई? जी मैं बस जा रही थी, आप ईशल को संभालें। वो उजलत में कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अमर ईशल को साथ लिए हुए नीचे चले आए। मैंने तुमसे कहा था पराये दर्जी पर भरोसा मत करो, मेरे कुर्ते का कबाड़ कर दिया है उसने। जैन शेरदिल के साथ उलझा हुआ था। कत्थई रंग के कमीज शलवार और क्रीम वेस्ट कोट में मलबूस शेरदिल के चेहरे पर भी रौनक ही रौनक थी। बुरा मनाए बिना उसकी सुने जा रहा था। खान जी मेहमान आना शुरू हो गए हैं। अंदर आते जहां आलम ने इतला दी। उन्हें बिठाओ और तुम लोग ये लड़ाई झगड़ा बाद में करना, मेहमानों को देखो जरा। लेकिन मेरा कुर्ता भाई, वो देगे आ गई हैं। हाशिर अंदर भागा चला आया था। ये रही ईशल, जाओ इसके साथ। पलवशा सदफ और मास को तैयार करके उन्हें ईशल के साथ छोड़ गई थी। लाला आप ही किधर हैं? कहीं से अहमद नमूदार हुआ। अमर मौलवी साहब आ गए हैं, हक मेहर तय कर लें। निकाह के लिए तैयार हर्षाश बशास मुजाहिद खान भी पास चले आए। यूं एक भूचाल आया और अगले 1.5 घंटे अमर को उसके ख्याल से बाज रखा, जो कल रात ही उन्हें अपनी तैयारियां दिखाते हुए मशवरे ले रही थी, चहक कर उन्हें अपने प्लान बता रही थी। खान आपका मोबाइल किधर है, कब से कॉल कर रहा हूँ। शेरदिल उन्हें ढूंढता हुआ बाहर आया तो वह मेहमानों के साथ मसरूफ थे। कमरे में रह गया है। अमर का कमरा। कमरे से वो मेहमानों को वहीं छोड़कर मोबाइल लेने ऊपर चले आए थे। दरवाजा धकेला तो खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। ड्रेसिंग रूम की तरफ गर्दन घुमाई, मगर दरवाजे के पार भी जिंदगी के आसार महसूस न हुए थे। वो साइड टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल की तरफ बढ़ गए। उसी वक्त गले में चेन डालती हुई अलमीरा ड्रेसिंग रूम से निकली थी। उनकी पुश देखकर ठिठकी। उसकी तैयारी अधूरी थी। उसने शॉल सेट नहीं की थी। उसने बालों को आखिरी टच देना था। उसने अंगूठियां पहननी थी। वह क्यों आए थे कमरे में? अलमीरा ने आहिस्ता से पैरों को हील से आजाद करवाया। झुककर हील्स हाथ में उठाए हुए पलटी कि उसी वक्त किसी को मैसेज भेजते हुए अमर भी पलट गए। नजरें उसकी कमर पर ढलते हुए बालों से फिसलकर हाथ में पकड़ी हुई हील्स पर टिकी तो माथे पर लकीरें आई। मीरा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो आंखें मीच गई। फरमाए जोज जी। मुंह बसोरते हुए पलटना ही पड़ा। कुशादा पेशानी पर आई हुई लकीरें सीधी होती गई। हल्के आइवरी रंग का निहायत ही नफीस कामदार फ्रॉक, जिसे सुनहरी जरी
दबका और मोतियों से मजीन किया गया था। फ्रॉक के दामन, तंग आस्तीनों के कफ और सीने पर भारी काम हुआ था। सीने से नीचे 2 लड़ियां लटक रही थीं, जिनके आखिरी सिरों पर सुनहरी लटकन लगे थे। कंधे पर ब्रोकेट की कामदार शॉल डाल रखी थी, जो सारे लिबास का नुमाया हिस्सा मालूम हुई थी। कानों में झूलते हुए झुमकों से जुड़ी हुई मोतियों के सहारों वाली लड़कियां बालों में सिमट कर उनका हुस्न मजीद बढ़ा रही थी। कत्थई आंखें इस बेहद दिलरुबा सरापे को नजरों के हिसार में लिए हुए साकित हुई। वक्त कई पल, दिल की कितनी ही धड़कनें, आती जाती बहुत सी सांसें, सब गड़बड़ होता हुआ पर्शे मंजर में चला गया और सामने बस वो जो उनकी नजरों के ताब न लाकर नजरें चुरा रही थी, राह फरार ढूंढ रही थी। अमर ने मोबाइल बेड पर फेंककर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो नंगे पैर पीछे हटती हुई ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से लग गई। फासला घटता गया। करीब से उसे देखते हुए समझ नहीं आया ज्यादा प्यारा क्या लगा था। मस्कारा लगी हुई पलकों की लर्जिश, नाक में चमकती हुई नोज रिंग, गुलाबी गाल, चेहरे पर झूलती हुई जुल्फें या निचले लब किनारे स्याह तिल। उनकी नजरों की तपिश से सुलगती हुई अलमीरा की निगाहें उनकी आंखों से फिसलकर कमीज के कॉलर पर ठहर गई थी। अमर ने फासले मिटाते हुए उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊंचा करते हुए बहुत आहिस्ता से उसकी पेशानी पर मोहर जब्त की थी। वो भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई। हील्स हाथ से फिसल गई। अडोरेबल। कान में गंभीर सरगोशी हुई। बस। नजरें उठाए शरारत से उनकी आंखों में झांका। और क्या सुनना है? नब्ज देखकर जान ले। कलाई उनके आगे कर दी। अमर ने उन कलाइयों में भरी हुई सुनहरी चूड़ियों को उंगलियों से छेड़ा तो हल्की सी खनक पैदा हुई। फिर उसकी नब्ज पर 3 उंगलियां रखी। अलमीरा मुस्कुराहट दबाए हुए उनके चेहरे का हर तासुर पड़ती गई। इतनी सी बात? आबरू उचकाए। इतनी सी बात है तो कह दे। अमर दायां हाथ दरवाजे पर धरे हुए उस पर झुककर इतनी सी बात के अलावा हर बात कहते गए और लाल अंगारा चेहरा लिए हुए अलमीरा अपनी लुगत में उनके जसारतों के मफहूम ढूंढती रह गई। बहुत खड़ूस हैं आप। कहना सुनना हो चुका तो वो गुलाल होती हुई उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पीछे धकेलती हुई ड्रेसिंग रूम में चली आई। अमर भी उसके पीछे आए थे। तैयारी मुकम्मल नहीं हुई? वो कबर्ड खोल कर खड़े थे, जबकि अलमीरा आईने के सामने खड़ी अपने बाल सेट कर रही थी। बस 2 मिनट दें, फिर साथ चलते हैं। अमर सर को जंबिश देकर वापस कबर्ड में घुस गए। वो बालों के बाद शॉल सेट कर रही थी जब लाल रंग का मखमली केस सिंगार मेज पर रखा गया। उसने केस को देखा, फिर आईने में उभरते हुए अमर के अक्स को, जो बिल्कुल उसके अकब में खड़े थे। अलमीरा ने केस खोला तो अंदर सुनहरी रंग के बेहद नफीस ब्रेसलेट को देखकर आंखें चमकी। आप उस दिन ये ले रहे थे? अमर ने सर को जंबिश देते हुए सिंगार मेज से टेक लगाई। अलमीरा ने केस से ब्रेसलेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया, फिर बाएं कलाई उनके आगे की। वो आराम से उसे ब्रेसलेट पहना रहे थे और उसकी पुरशौक तहसीन भरी निगाहें उनके मुतमईन चेहरे पर थी। उसके जख्म मुंतमिल हो रहे थे तो सुकून में वो अमर को भी देख रही थी। प्यारा लग रहा है। सताइश भरी निगाह उसके कलाई पर चमकते हुए ब्रेसलेट पर डाली। थैंक यू। उसने करीब होकर पंजों के बल उचककर मुंह अमर के कान के करीब किया। एंड आई लव यू सो मच। अमर हंस पड़े। अमर अलमीरा के हमरा नीचे आए तो तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। बगैर देरी के तकरीब शुरू कर दी गई। ख्वातीन और मर्दों के दरमियान बाकायदा पर्दे का इंतजाम था। पर्दे के उस पार सिर्फ घर के मर्दों को जाने की इजाज़त थी। निकाह के खुतबे के बाद मुजाहिद से एजाब कबूल करवा कर मर्द ख्वातीन की सिमत आए। स्टेज पर अदीना के दाएं तरफ अलमीरा, बाएं तरफ अमर बैठे थे। उनके हाथ की लर्जिश देखकर अलमीरा ने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा। अदीना बिनते हाशिम, क्या आपको मुजाहिद खान वल ज़ाज़ेब खान एवज 20 लाख हक मेहर के अपने निकाह में कबूल हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ अदीना। नमनी मीरा के पहाड़ों के हिसार में बहते हुए दरिया के सामने घुटने के बल बैठे मुजाहिद खान, सियाह चादर में छुपी, सर से पांव तक सुर्ख पड़ती हुई अदीना। कबूल है। आवाज़ कपकपाई। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये मुजाहिद की है, मैं अदीना का हूँ। दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए वो फुप्पो के आगे झुक गए। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जा चुका है मुजाहिद, कब तक उसके नाम पर बैठी रहोगी अदीना? आप तो ऐसे ना कहें, वो लौटें तो एक दर तो हो ना जो बस उनके लिए खुला हो। कबूल है। टिप से एक आंसू उनके रुखसार पर लुढ़क गया था। अमर ने निकाह के कागजात उनके आगे रखकर कलम उन्हें थमाया। दस्तखत करते हुए सांसें भारी होती हुई महसूस हुई। निकाहनामा धुंधला हो रहा था। दस्तखत हो गए। बरसों का इंतजार खत्म हुआ। सदियों का फासला लम्हों में सिमट गया।
अमर ने उनके सर पर बोसा दिया। अलमीरा ने गले से लगाया। अब आपने रोना नहीं है, रुलाना है। कान में हुई शरीर सरगोशी पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। नजरें उठाकर सामने देखा जहाँ मर्दों के जमघट में वो आ रहे थे। अमर की किसी बात पर हंसते, शेर दिल से कुछ कहते। जैन का कान मरोड़ते हुए मुजाहिद खान। रिवायात के मुताबिक सर पर सफ़ेद व स्याह दस्तार बंधी थी। अमूमन कबीले का बड़ा दस्तार बांधता था, मगर अमर ने ही जिम्मेदारी खानदान के किसी बुजुर्ग को सौंप दी थी। इतने सालों के हर्जाने समेत मेरा नेक दें, वरना यहीं से लौट जाएं। मुजाहिद खान नीचे खड़े थे और अलमीरा उनके सामने स्टेज पर उनका रास्ता रोके। तुमने क्यों पराए मोर्चे संभाले हैं? यहाँ नीचे आओ। अमर, तुम ऊपर जाओ। ना ना, जितनी भाग दौड़ मैंने आपकी शादी के लिए की है, मेरी यही जगह बनती है। लाए दीजिए। हाथों की हरकत से चूड़ियां खनकती गई। तुमने अभी 2-4 रस्में और भी करनी होंगी, तो हम बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। अभी हटो। कितने कंजूस हैं आप चच्चा, कब से खड़ी हैं वो? दे देना अपनी बेगम का सदका। शेर दिल के कहने पर अलमीरा पूरी उसकी तरफ घूम गई। इधर इधर, किसका सदका? ज्यादा जुबान ना लड़ाओ। अलमीरा ने आंखें बड़ी करके उसे घूरा। आपने आज की तारीख में नेक नहीं दिया तो हम रुखसती भी नहीं देंगे, बस बात खत्म। अमर उसके हर धर्म अंदाज पर मुस्कुराए। ऐसे कैसे नहीं दोगी? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। नहीं जच रहा, आप पर बिल्कुल नहीं जच रहा। वो सर नफी में हिलाती हुए हंस पड़ी। आप दे रहे हैं या मैं वाकई रुखसती मुअत्तिल करवा दूं? अमर के कहने की देर थी, एकदम ही लड़के लड़कियों का शोर उठ गया। सबके मायने खेज नजरों का मरकज वो दोनों बने तो अलमीरा के गाल गुलाबी हुए। मुजाहिद खान को हार मानना पड़ी। अलमीरा सफेद लिफाफा हथेली में दबोचते हुए उनके रास्ते से हट गई। बड़ी देर वहीं खड़े मुजाहिद खान को अपनी निशित पर बैठते देखती गई, यहाँ तक कि उसने सियाह बादलों से सफेद नरम बर्फ गिरते हुए देखी। बर्फ की कुमकुम टमटमाए, ढोल की थाप उभरी, रुबाब के तार छेड़े गए। बर्फबारी मुतवक्का थी, तभी तमाम इंतजामात पहले से ही कर रखे थे। टेंट की दबी छत के नीचे शलवार कमीज और वेस्ट कोट में मलबूस लड़के जमा होने लगे। हर उम्र के बच्चे भी वहीं थे। उनके अकब में सब्ज बर्फ हो रहा था, जबकि दाएं तरफ पश्तून रवायती मौसीकी चल रही थी। बच्चों की वजह से अमर ने अलाव को हुजूम से दूर रखवाया था। वो सब दायरे की सूरत में मौसीकी की थाप पर रवायती रक्स करने लगे, जिसे मकामी लोग अतन कहते थे। शेरदिल और जैन भी मुजाहिद खान समेत उनमें शामिल हुए। जहां आलम और हाशिर ने अहमद को भी घसीटा, ईसल भी उनके पीछे लपकी। माज और शेरदिल का हाथ पकड़े हुए घूमते देखकर वो हंस पड़ी। नजरें अमर की तलाश में उठी थीं। उन्हें वहां ना पाकर स्टेज की तरफ मुड़ी। अदीना के साथ ख्वातीन और लड़कियों के जमघट में वो उसे वहां भी ना दिखे। अलमीरा वापस अतन की तरफ मुतवस्सा हो गई। मुसलसल गिरती हुई बर्फ ने माहौल बहुत ख्वाबीदा सा बना दिया था। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। तभी करीब से बहुत मध्यम और शनासा आवाज सुनाई दी। चचा की चमची को चचा का निकाह मुबारक हो। उसने गर्दन घुमाई तो उन्हें अपने बराबर में खड़े पाया। खाला के भांजे को खाला का निकाह मुबारक हो। नजर उठाकर उन्हें देखती अलमीरा, सर झुकाकर उसे देखते अमर। उनकी लोग्ड आंखें और लबों पर रेंगती हुई मुस्कुराहट। अकब में बर्फबारी और पश्तून रिवायती रक्स। कैमरा की फ्लैशिश पर वो दोनों चौंके। लम्हा भर पहले का मंजर मुजाहिद खान की शादी की एल्बम की जीनत बन गया। अमर ने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। अलमीरा ने कुछ कमफहमी से अपना हाथ उनकी हथेली पर रखा। अगले ही पल वो उसका हाथ ऊंचा करते हुए उसे आहिस्ता से घुमा चुके थे। दोनों हाथ उनके सीने पर रखकर खुद को संभाला। चंद पल कबल की गई उनकी हरकत पर बेयकीन सी धड़कनों का मुंतशिर होना महसूस करती अलमीरा बिना पलक झपके उन्हें देखती गई। बायां हाथ उसके कमर में डाले हुए अमर पुरहिद्दत निगाहें उसके चेहरे का हर हर नक्श हिफ्ज कर गए थे। नमली मीरा के पहाड़ों से सफेद बर्फ नीचे फिसलती आई। गुलाब के फूलों से महकता हुआ कमरा सफेद व जर्द निगार रोशनी में जगमगा रहा था। जहाजी साइज बेड के सिरहाने और दाएं बाएं नफीस महकते हुए मुख्तलिफ फूल रखे थे। बेड से जरा फासले पर सिंगार आईना था, जिसमें पल भर को सुर्ख कामदार दुपट्टे की झलक नजर आई, फिर ओझल हो गई। मेज पर मुजाहिद खान के परफ्यूम के साथ अदीना के कंगन रखे थे। कमरे में एक खिड़की थी जो बाग की तरफ खुलती थी। खिड़की के बंद पट और उस पर गिरे हुए दबीस पर्दों ने बाहर होती बर्फबारी को छुपा लिया था। मुसलसल चलते हीटर की हरारत से कमरे का माहौल भी बहुत हद तक नॉर्मल था, मगर बेड के किनारे पर बैठी हुई अदीना फिर भी ठंडी पड़ रही थी। बेड की चादर पर रखे हुए हिना में रंगे हुए मोमी हाथ लर्जिश का शिकार थे। चंद पल छोटी छोटी सांसें लेने के बाद वो सिंगार मेज की तरफ चली आई। उन्हें कानों में डले हुए झुमके, गले में पहनी हुई माला से उलझन हो रही थी। सबसे पहले माला खींची, फिर हाथ कान तक गए। अभी एक कान को आज़ादी मिली ही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। झुमका उनके कान से छूट गया। लरसती पलकें रुखसार पर सजदा रेस हुई।
नजरें मुजाहिद खान के परफ्यूम्स पर ठहर गई। मुंतशिर होती धड़कनों से उन्होंने अपने अकब में कदमों की चाप सुनी। वो बहुत करीब आकर रुके। झुककर झुमका उठाने लगे तो अदीना बिदक कर पीछे हुई। सीधे होकर झुमका मेज पर रखते हुए मुजाहिद खान के लब मौहूम सी मुस्कुराहट में ढल गए। नजर भरकर उन्हें देखा जो तमाम तर सादगी को एक तरफ रखकर खूब बनाव सिंगार करके अब घबराई घबराई सी नजरें झुकाई हुए खड़ी थी। आपने तो सारे हिसाब बेबाक करने थे, फिर ये उड़ती रंगत क्यों? महजूज होते हुए मेज से टेक लगाई। शरीर निगाहें उनके हाथों पर टिकी जो बाह मिलाए लर्जिश छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या कहा था? हक मिलेगा तो सारी शिकायत कहोगी, हर ज्यादती गिनवाओगी। मुझे तो लग रहा है 2 मिनट में ना संभाला तो आप गिरती नजर आएंगी। अदीना की कनपट्टी पर ठंडे पसीने की बूंद चमकी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हुआ। बैठ जाएं अदीना, नरमी से कहा तो वो फौरन पलटकर बेड के किनारे पर टिक गई। फिर जहन में कोई ख्याल कूंदा तो यकदमी पलके उठाकर उन्हें देखा। वो भी इस बेइख्तियार हरकत पर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मारी खिफत के चेहरा सुर्ख पड़ा। वो बेड से उठकर सोफे पर जा बैठी। मुजाहिद खान हंस पड़े। कलाई में बंधी हुई घड़ी उतारकर वो पानी का गिलास लिए हुए अदीना के पास चले आए। गिलास उन्हें थमाया तो वो 3 घूंट भरकर वापस पकड़ा दिया। गिलास रखकर वो वहीं फर्श पर दो जानों होकर बैठ गए। आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? हल्की सी मिनमिनाहट जो वो बमुश्किल सुन पाए। रिलैक्स हो जाएं, सांस लें, सब ठीक है। इस कदर पुरसुकून लहजे में तशफी दी कि अदीना की सारी घबराहट जाती रही। हाथों की लर्जिश थमी तो 2 आंखें 4 हुई। कितने ही पल एक लम्हे में गिन लिए गए। गुलाब की महक सांसों में घुली तो हिना का रंग भी गहरा हुआ। बाहर जैसी नर्म सफेद बर्फ गिर रही थी, वैसी नरमी से वो 2 लोग एक दूसरे को देखते गए। यकटक तकते ही गए। आप शराब लगते हैं। अनाबी होठों से अल्फाज को रिहाई मिली। आप ख्वाब जिसे बगैर नागा सालों से देख रहा हूँ। आवाज गंभीर मगर लहजा कदरे मौम था। बहुत से सवाल थे, अनगिनत शिकायतें थी। अब अल्फाज ही गुम हो गए। जिंदगी की 26 बरस भूल गए। याद रहा तो बस ये कि फर्श पर बैठे हुए शख्स को अपने नसीब में बहुत दिल जमी से मांगा था। वही शख्स जिसकी मोहब्बत भरी निगाहें उनके चेहरे के एक एक नक्श से होती हुई उस झुमके से उलझी जिसे उतारने का मौका उन्हें नहीं मिला था। वो आगे हो आए। हाथ बढ़ाया तो अदीना ने आंखें मीच ली। मुजाहिद खान ने आराम से झुमके उनके कान से आजाद करवा दिया। गो के रिवायत कहती है मुझे आपके बनाव सिंगार पर लबकुशाई करनी चाहिए, मगर किसी हमदर्द ने आपकी देरी ना ख्वाहिश मेरे कानों में डाल दी है। अब उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। आप फैसला करें, क्या करना चाहिए? अदीना कम फहमी से उन्हें देखते हुए हाथ वापस बाहर मिला चुकी थी। मुजाहिद खान कई पल उनके जवाब के मुंतजिर रहे, मगर वह तजबजुब से नजरें चुराती रही। रहने दीजिए, आपका इंतजार किया तो कोई एक काम भी नहीं होगा। वो उठ गए। उनकी पुश्त को तकते हुए अदीना का मुंह बन गया था। नजर भर कर देखा, ना मोहब्बत के 2 बोल बोले, बस उठकर चले गए। आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, चेंज करना है तो कर आए। मुजाहिद खान उनकी तरफ पुश्त किए हुए अपनी किताबों में घुसे हुए थे। अदीना खफा निगाहों से उनकी पुश्त को घूरती रही। कितना संगदिल था ये शख्स। गुजरे दिनों के अहवाल, ना दिल की बातें। कुछ खाएंगी? हाथ में कोई किताब पकड़े हुए उनके सामने आ खड़े हुए अदीना ने सर नफी में हिलाया। चेंज भी नहीं किया, थक नहीं जाएंगी? अब की बार बहुत नरोढ़े अंदाज में सर नफी में हिलाया। मुजाहिद खान के लबों पर मुस्कान रेंग गई, जिसे लब दांतों में दबाकर छुपा लिया। वो वापस मुड़ गए। कहीं से 2 फ्लोर कुशन लाकर सोफे के पास रख दिए। एक पर खुद बैठे, दूसरा अदीना के लिए था। वो पशुपेश का शिकार होती हुई सोफे से उठी। अपना गरारा संभालते हुए आहिस्ता से कुशन पर बैठने लगी थी तो मुजाहिद खान ने भारी कामदार दुपट्टा पकड़कर बैठने में मदद दी। पिने निकाल दूं? फिर जवाब का इंतजार किए बिना दुपट्टे से पिने निकालने लगे। अदीना लज्जा से खुद में सिमटती, मगर वो सुकून से पिने निकालकर उनका दुपट्टा सोफे पर रख चुके थे। नजरें वापस अदीना तक आईं तो चेहरे से पहले पुश्त को ढकते हुए उनके लंबे सियाह बालों पर ठहर गई। पल भर को दिल उन मुश्कफाम जुल्फों में उलझ कर रह गया। उनकी पुरहिद्दत नजरों से घबराते हुए अदीना ने ध्यान बटाने को बराबर में रखी हुई किताब का पूछा, ये आपके पास कैसे? मुजाहिद खान ने सर झटकते हुए किताब उठा दी। अलमीरा से सुना है कि यह आपकी पसंदीदा किताब है। बहुत ज्यादा। बादामी आंखें पसंदीदा किताब देखकर चमकी। लातादाद मर्तबा पढ़ने के बावजूद किसी से सुनने की ख्वाहिश क्यों? वो चौंकी। नजरें किताब से उठती किताब लेकर बैठे हुए इंसान के चेहरे तक गई। बहुत देर तक टुकुर टुकुर बस देखती गई। जहन कड़ियों से कड़ियां मिलाने लगा।
उनके सरापे पर लब कुशाई या किसी देरी ना ख्वाहिश के एहतराम का सवाल याद आया। दिमाग भग से उड़ा। आप अपनी पसंदीदा किताब के सिलसिले में मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं फारसी का तर्जुमा भी कर दूंगा और उर्दू पर भी अबूर हासिल है। चाहें तो इम्तिहान ले लें। वो जवाब सुनने के मुंतज़िर अदीना कशमकश से बार बार नीमवा लब बंद कर दी। अगर इम्तिहान में पास हो गया तो क्या देंगी? मायने खेज नजरें उनके चेहरे से सियाह बाल पर फिसली। क्या चाहिए? बड़बड़ाने के अंदाज में दरियाफ्त किया। बराबर में बैठे हुए मुजाहिद खान जरा सा आगे होते हुए उनके कान पर झुके। अदीना हाशिम। सरगोशी की सूरत अदा हुआ नाम अदीना का चेहरा गुलाल कर गया। मुजाहिद खान किताब की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। किताब थी गुबारे खातिर। अदीना को फारसी आती थी, न शकील उर्दू पर अबूर हासिल था। तभी उसे उनसे सुनने की ख्वाहिश रखती थी वो, जो किताब खोल चुके थे। आंखों में बहुत सी खुशी व मुसर्रत भरे हुए तासुरात लिए वो मुजाहिद खान का चेहरा देखती गईं, जो किताब के सफ़े पलट रहे थे। आपका पसंदीदा खत अदीना? गर्दन घुमाकर उन आंखों में झांका जो उनके मुतवज्जा होने पर सटपटाई, जिसमें उन्होंने अपनी एहलिया की अदालत का जिक्र किया था। बहुत जालिम पसंद है। वह तमाम अरसे में पहली बार मुस्कुराई। मुजाहिद खान नजरें न चुराते तो यही किताब बंद करना पड़ती। सदी के मकरम। धीमी मगर भारी आवाज समाज से टकराई तो अदीना इश्तियाक से उनके करीब खिसक आई। नजरें किताब पर थी, जबकि कान उस आवाज को सुनते थे जो दिल पर लगा हुआ हर कफलक खोलती जा रही थी। सारी फसीली गिराता शाह सवार अंदर बढ़ता चला आ रहा था। फतेह यकीनी थी। इस वक्त सुबह के 4 नहीं बजे हैं, बल्कि रात का पिछला हिस्सा शुरू हो रहा है। बर्फबारी से छुपा ये बंद कमरा, उसमें महकते फूल और रोशन बर्फ की कुमकुमें और वक्फे वक्फे से सुनाई देती चूड़ियों की खनक। फ्लोर कुशन पर बैठे मुजाहिद किताब ख्वां और अदीना उनकी सामा। उसने खुदा हाफिज के सिवा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो कहना भी चाहती तो इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती थी। जो उसके चेहरे का खामोश इस्तराब कह रहा था। उसकी आंखें खुश्क थीं, मगर चेहरा अश्कबार था। अदीना की पुश्त ढकते हुए सियाह रेशमी बाल मुजाहिद खान के कंधे पर फिसलते गए। बंद होती हुई आंखों से किताब को देखती वो उन्हें सुनती गई। कमरे में आखिरी बार चूड़ियों की खनक सुनाई दी, फिर बस खत पढ़ते हुए मुजाहिद खान की आवाज़। बाहर बर्फबारी शिद्दत पकड़ती गई। मेहमानों को रुखसत करके तमाम काम समेटकर वो सब हॉल में डेरा जमाए हुए बैठे थे। लड़के बाहर थे, जबकि लड़कियां कमरों में थीं। ख्वातीन और मर्द हजरात सोफों पर बराजमान। पलवशा, गुलबानो, दरखने और बाकी सब ने अलग गिरोह बनाया हुआ था। जरमीन फुप्पो और दीगर उम्र रसीदा ख्वातीन दूसरों के लिबास, खाने और बातों पर तबसरे देने में मसरूफ थीं। असफंदियार और जैन की अलग कहानी थी। शेर दिल और अमर तकरीब में हुए मसले आए गए मेहमानों और वलीमे पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पर बात कर रहे थे। अमर के दाएं तरफ ईशल थी, जो अलमीरा के बहुत कहने के बावजूद सोने के बजाय जिद करके उनके पास बैठ गई थी और अब वहीं सोफे पर अमर की गोद में सर रखकर सो चुकी थी। उसे आहिस्ता से थपकते हुए शेर दिल से कुछ कहते हुए अमर के बाएं तरफ नींद में झूलती हुई अलमीरा बैठी थी। ईशल को चेंज करवाना था और इतनी हिम्मत थी नहीं कि खुद उसे ऊपर ले जाए। अमर की बातें खत्म नहीं हो रही थी, जो साथ चलते तो वो बैठी रही, बंद होती हुई आंखों से सबको सुनती गई। खान जी, आपको जरियाब खान कैसा लगा? उसकी माँ मेरी गुलबानों के लिए बात करके गई है। पलवर शाह को कुछ कहती हुई गुलबानो पूरी की पूरी माँ की तरफ घूम गई। असफन से कुछ कहता हुआ जैन एकदम ही चुप हुआ। अच्छा इंसान है फुप्पो, अच्छा कमाता है, घर वाले भी सुलझे हुए हैं, खुद वो भी खासा समझदार रख रखाव वाला आदमी है, उसे हैंडल कर लेगा। अलमीरा ने नींद से बोझल आंखों से जैन को देखा। जैन ने अलमीरा को, आप फिर भी एक बार तसल्ली कर लें तो हम इसके जाने से पहले ही मंगनी कर देते हैं। अब की बार दिलावर चचा बोले थे। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही। अलमीरा को नींद का जबरदस्त झोंका आया था। उसका सर सोफे की बाजू से लगा तो चौंक कर गर्दन सीधी की, आंखें खुली रखने की कोशिश में सामने देखा। मैं वैसे भी इस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था। गुलबानों को खानदान में शादी पर एतराज है। जरियाब खानदान का भी नहीं है, आदमी भी अच्छा है, इस्तिखारा कर लें, इससे पूछ लें, दिल मानता है तो बिस्मिल्लाह करें। मुझे नहीं करनी कोई शादी। वो चीखी, मगर किसी ने उसे सुना ही नहीं। सब अपनी अपनी कहते गए। अब की नींद का झोंका आया तो वो अपना सर अमर के कंधे से लगने से नहीं रोक पाई। कोई बात कहते अमर लम्हा भर को थमे, फिर बात जारी रखी। अलमीरा ने आंखें मूंद ली। वो जुजरासी आहट पर उठ बैठती थी। अब इतने शोर में भी अमर के कंधे पर सर रखे हुए सुकून से सोई रही और अमर ईशर को थपकी देते हुए गुलबानों का रिश्ता तय करवा चुके थे।
اس کا ہر اعتراض رد ہوا۔ وہ تل ملائی کڑی، مگر ماں باپ انسنی کرتے گئے۔ زین خاموش تھا، خاموش ہی رہا۔ وہ گلبانو کے لیے انکار کر چکا تھا۔ گلبانو اور وہ کبھی ساتھ نہیں چل سکتے تھے، پھر کیسی مزاحمت کیوں ہی کی جائے۔ گلبانو کی آواز انسنی کرتا وہ خان بھائی کو دیکھنے لگا۔ ان کی بیٹی ان کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہی تھی اور بیوی کا سر کندھے سے لگا ہوا تھا۔ اس نے خان بھائی کو غور سے دیکھا۔ وہ پرسکون تھے، خوش بھی تھے۔ ان کا ہر لحاظ حاصل ہو چکا تھا، ہر انداز سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں اب بہت فراغ دلی سے مسکراتی تھیں۔ مجھے آپ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے خان بھائی۔ اس پل زین کو لگا خان بھائی کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل چکی تھی۔ جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور واقعی میں اب ایک پرفیکٹ فیملی ہے امر کی، ایک پیاری سی بیٹی، ایک بیوی، تو پرفیکٹ ہی ہے۔ اور واقعی ایشل بالکل بیٹی ہی لگ رہی ہے، تو کہیں گے ہاں بیٹی انہی کی رہی ہے۔ شاید اب نہ دکھائیں کرن کو کوما سے باہر، تو انہی کی رہ جائے، دیکھتے ہیں۔ اور فائنلی ادینہ اور مجاہد کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایسا لگا تھا کہ ہو سکتا ہے شادی سے پہلے ہی ادینہ تھوڑا پریشان کرے مجاہد خان کو کہ نہیں معاف نہیں کرنا یا ایسا کچھ، کیونکہ اتنے سال کا انتظار تھا، پر ایسا ہوا نہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن مجھے پھر بھی ایسا لگتا نہیں تھا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور نیکسٹ اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا جو کہ لاسٹ پارٹ ہے۔ تو ملتے ہیں پھر، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔